हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप लोगों को पता है अपन लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जो सीरीज है, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसका एक पेपर अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10th मार्च का शिफ्ट 1 का पेपर था शायद, वो आप लोग चेक कर लेना। आज अपन लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो CHSL 2017 का 12th मार्च शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने एक पेपर पूरा सॉल्व करा, मेरे साथ साथ मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों की रियल एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए कि आप वहां पे जब एग्जाम देने जाओगे। अभी CHSL मेरा मेन फोकस जो है, एक CHSL के स्टूडेंट है और एक स्टेनोग्राफर के जो स्टूडेंट है, और जो CGL मेंस के स्टूडेंट जो भी हैं, बहुत से स्टूडेंट है जिन्होंने टायर 1 क्लियर किया है, तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत जल्दी एक स्पेशल सेशन जिसमें CGL मेंस के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो ये पेपर सारे कंपाइल होने चाहिए, सारे प्रैक्टिस होने चाहिए। ऐसा नहीं है CGL वाले केवल CGL के पेपर करेंगे, 10+2 वाले केवल 10+2 के। हर स्टूडेंट को, हर एस्पिरेंट को, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सॉल्व करना चाहिए, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ताकि आप लोग लेवल अगर नॉर्मल रहता है तो भी, और अगर पेपर का जो लेवल है थोड़ा बढ़ जाता है तो भी आप लोग पेपर पे अप्रोच लगा सको, वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो मैं आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन, CHSL में 25 क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे में 1 से लेकर 25 आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। पैटर्न क्या होगा देखने का, पैटर्न एक ही होगा। पहले आप क्वेश्चन देखोगे और 4 चीजें करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, उसमें अटेम्प्ट में से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, और ये पता चल जाएगा कितने आपने छोड़ ही दिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे। ये खुद अपना एक डेटा बनाओ और अपने रिकॉर्ड रखो, चेक करो पिछले पेपर में मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे, इसमें उससे ज्यादा किए हैं या कम किए हैं। मेरे को भी भेजो ताकि मेरे को भी ध्यान रहे कि इस स्टूडेंट ने पिछले पेपर में इतने किए थे, इतने अब किए, ताकि मैं भी आप लोगों के कांटेक्ट में डायरेक्ट रह पाऊं कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है और आप खुद अपने आप को एग्जामिन कर पाओ। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को करनी है। और एक मैं आप लोगों को कहूंगा, ये पेपर वाले वीडियोस आप लोग जरूर शेयर जरूर करा करो। और अगर आपको लगता है ये सीरीज ठीक है, हम लोगों को पढ़नी चाहिए, ऐसी सीरीज और आनी चाहिए, तो आप लोग लाइक जरूर करा करो और एक शेयर जरूर। शेयर एक तो ग्रुप्स में मत किया करो, पर्सनल कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला हो तो ही उसी के पास भेजा करो, वरना मत भेजा करो ऐसे किसी भी ग्रुप में, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको स्टार्ट करते हैं, चालू करना, पढ़ना चालू करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम लोगों को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 12th मार्च, और शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट 2 का पेपर आज अपन सॉल्व करना है। चेक कर लेना, ऐसा मैंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। जो एग्जामिनर के ऑप्शन 1 2 3 4, तो मैंने उसका सीरीज 1 2 3 4 ही रखा है, सीरियल नंबर भी नहीं चेंज किया। तो देखते हैं क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है, शी चोज टू स्टेड देयर फॉर ए वाइल, यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को 2 कंसेप्ट याद होने चाहिए, रिमेन होने चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट इज देयर इज प्रीपोजिशन एंड दैट इज टू के बाद 2 कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका, या तो टू के बाद जेरेंट फॉर्म का यूज, जो मैंने मिसलेनियस कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस कराई थी, वहां पे भी मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को बताया था। तो या तो टू के बाद जेरेंट फॉर्म, या टू के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू के बाद स्टेट दिया हुआ, और स्टेट वी कौन सी है, V2 है, और टू के बाद क्या आता है, V1। तो कौन से पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट। एंड द राइट एग्जांपल इज शी चोज टू स्टे देयर फॉर ए व्हाइल। ये क्लियर हो गया एग्जांपल, भाई क्लियर है, मेरे को उम्मीद है आप लोगों का भी ठीक हुआ होगा एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट है। करने से पहले मैं बता दूं, ये एग्जांपल थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन अपन लोग एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है अलोंग विद प्लेटो। अब क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले ही मेरे को पता चला कि सेंटेंस के शुरू में क्या लिखा हुआ, आगे आप लोगों के सामने एक प्रीपोजिशन लिखी हुई आ गई, और प्रीपोजिशन कौन सी लिखी हुई, अलोंग विद। और अलोंग विद के बाद जो प्लेटो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता चला कि ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो लिख के पॉसिबल नहीं होता, मैं सारी चीजें इसलिए आप लोगों को बोल के बताता हूँ, आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें समझिए और नोट करने की कोशिश क्या करो। सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ गई, प्रीपोजिशन कौन सी, अलोंग विद। तो अलोंग विद के बाद जो प्लेटो आ रहा है, ये अलोंग विद का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। यानी अभी तक हमारे को सेंटेंस का क्या नहीं मिला, सब्जेक्ट। आगे चलते हैं अपन लोग, तो क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल। ये भी अब आप लोगों को पता चल गया ये किसी का नाम है।
तो ये क्या है, आगे लिखा हुआ है इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न, कि उसको माना गया किसको, एक तो प्लेटो को और एक किसको, एरिस्टोटल को क्या माना गया, फादर ऑफ वेस्टर्न, वेस्टर्न का क्या माना गया, फादर माना गया। आगे लिखा हुआ है फिलोसफी विच फ्रॉम हिज टीचिंग। अब एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा इस फ्रॉम इस टीचिंग को एक बार आप लोग छोड़ दो, भूल जाओ एक बार। ये एक फ्रेज दी है, आगे लिखा हुआ है इनहेरिटेड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर, कि किसके अंदर से, इनहेरिटेड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर लेक्सिकन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना चाहिए कि लेक्सिकन इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे जो एडवर्बियल केस दे रखा है। अब यहाँ से जो फ्रॉम हिज टीचिंग्स है, इसके आगे का जितना भी सेंटेंस है ये एडवर्बियल क्लोज के अंदर दे दिया सेंटेंस को। एडवर्बियल क्लोज बोल दो, जब अपन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए एडवर्बियल क्लोज, मेन क्लोज, सब्स्टिट्यूट क्लोज क्या होता है। ये बहुत ज्यादा आप लोगों को, जब कोई ग्रामर का जब अच्छे से जो ये डीप कंसेप्ट होते हैं आप लोगों को पता होने ही होने चाहिए। ये फ्रॉम इज टीचिंग दे दिया, एक उसका एक जिसे कहते हैं सब फ्रेज दे दिया सेंटेंस के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे एडवर्बियल क्लोज के अंदर भी अपन को सब्जेक्ट मिल चुका, सब्जेक्ट के अंदर सिंगुलर वर्ब मिल चुकी, कोई एरर नहीं है सेंटेंस के अंदर। कौन सा एरर है, नो एरर। अब आप लोग बोलोगे मैंने इसको फिर टिपिकल क्यों कहा था क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स बहुत दिए हुए हैं, मेन क्लोज अलग दिया हुआ है, सब क्लॉज अलग दिया हुआ है, एडवर्बियल क्लोज अलग दिया हुआ है और एक सब फ्रेज अलग दी हुई। तो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए और ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल राइट अटेम्प्ट के अंदर है। तो क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरर है, नो एरर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने फिलर का आ गया। फिलर का आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज इट डैश, आगे लिखा हुआ है इट वेट। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। तो लिखा हुआ व्हाट इज इट डैश, थोड़ा सा एग्रेसिव मोड के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, मतलब गुस्से के अंदर पढ़ने की कोशिश करो। व्हाट इज इट, क्या तुम क्या है ये, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते। अब अपन ऑप्शन से कटिंग करते हैं और ऑप्शन सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। अपन फोर्थ ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इज। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इससे चालू होता है, तो मुझे बताओ इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या, नहीं, तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, जो वुड है वो वुड किसके लिए यूज किया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वुड जैसे आप लोग बोलते हैं वुड यू लाइक टू टेक डिनर, क्या आप लाइक करेंगे क्या लेने के लिए डिनर, या फिर वुड यू हैव डिनर, क्या आप डिनर लेंगे। तो एक फॉर्मल परमिशन टाइप के अंदर जिसे कहना चाहता है, या फिर जिसे अपन लोग कहते हैं कि किसी को इन्विटेशन देना, उस टाइप के लिए यूज किया जाता है। बाकी बचा मे, तो मे का भी यूज नहीं होता है। तो अब बचा कौन सा, कांट। जैसे सपोजिट मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ, वैसे मैंने मॉडल पढ़ाई नहीं, लेकिन यहाँ आप लोग अपनी प्रिपरेशन चेक कर रहे हो कि ये पेपर आप लोगों के सामने, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बात ये आती है, सपोजिट कोई घर के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, कोई दो जने बैठ के बड़ी बात कर रहे हैं और वहां पे आके कोई छोटा बच्चा म्यूजिक चला दे, तो एकदम से पापा क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, या फिर व्हाट इज इट, कांट इट वेट, इट इज नॉट नेसेसरी, कि कांट इट वेट, क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते, इट इज नॉट नेसेसरी, ये म्यूजिक चलाना अभी क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कांट इट वेट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट एंड द राइट एग्जांपल इज व्हाट इज इट, कांट इट वेट। क्लियर है भाई आप लोगों का। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने, यहाँ पे मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बताने वाला हूँ इस एग्जांपल में, ध्यान से समझना। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। डैश सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट नो अबाउट आवर कंट्रीज हिस्ट्री, जो हमारे इंडिया के सिटीजन है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भी सिटीजन है। अब मुझे बताओ सिटीजन एक पर्सन की बात हो रही है, सभी पूरे इंडिया के सिटीजन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। नो अबाउट आवर कंट्रीज हिस्ट्री, उनको जानना चाहिए हमारी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, कल्चर के बारे में एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्लियर है। अब ये एनी और नो का तो ऑप्शन ही कट गया, ये तो काट दो, ये तो मेरे को लगता है ये तो आप भी काट दो। अब दो ऑप्शन बचे, एक क्या लिखा हुआ है ईच और एक क्या लिखा हुआ है एवरी। ईच का मतलब भी क्या होता है हिंदी के अंदर प्रत्येक, और एवरी का भी हिंदी में मतलब क्या होता है प्रत्येक। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन अपन लोगों को लगा। जो ईच का यूज होता है वो मैं बोल देता हूं, लिखने का ट्राई करूंगा, बोल देता हूं मैं। ईच का यूज होता है वो होता है 4 2, यानी कितनों के लिए, दो के लिए, और मोर देन 2 यानी दो के लिए भी ईच का यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी किसका यूज होता है, ईच का। अब बचा यूज किसका, एवरी का। तो एवरी का जो यूज होता है वो यूज ही किसके लिए होता है, मोर देन 2, यानी इसका 2 के लिए यूज ही नहीं होता है। एवरी का यूज ही कब होता है, मोर देन 2
टू, जैसे एवरी क्लास ऑफ दिस स्कूल डूइंग वेल, जो इस स्कूल की जितनी भी क्लासें हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इस हिसाब से एवरी का यूज टू के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, मोर देन टू। ईच का यूज टू के लिए भी होता है और मोर देन टू के लिए भी। अब सेंटेंस के ऊपर चलेंगे तो सेंटेंस के अंदर दो लोगों की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मेरे को कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, एवरी। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे जब मेरे को किसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, एवरी को, एंड द राइट ऑप्शन इज थर्ड। क्लियर है भाई, समझ आ गया ईच एंड एवरी के बीच में डिफरेंट क्या है, कैसे क्या यूज किया जाता है, क्या इनका मीनिंग है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है वो दिया हुआ है आप लोगों के सामने सिनोनिम आ चुके हैं भाई, बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड सिनोनिम आ गए हैं। तो वर्ड जो अपने सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विंसम। अब विंसम वर्ड मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं और ऑनलाइन के अंदर भी मैंने बहुत सारे वोकेबलरी की वीडियोस डाले हैं। इडियम्स मैंने पढ़ाई है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने पढ़ाए, एसपी बख्शी की भी मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी, तो आप लोग उनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और वैसे आजकल सब स्टूडेंट बहुत समझदार होते हैं, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ अपने लोगों के सामने वो लिखा हुआ है विंसम, and the first word option is repulsive, second is charming, and the third is ugly, and the fourth is repellent। अब अपन लोग देखेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यहाँ मैं याद नहीं करवाऊंगा, याद करवाता हूं मैं वोकेबलरी की वीडियो में, यहाँ मैं केवल मीनिंग बताऊंगा पर्टिकुलर और ऑप्शन। अब अपन लोगों के सामने जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ, ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए, तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, रिपेलेंट। इसका मीनिंग एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने, हेटफुल। तो रिपेलेंट वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिससे आप लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जिसके पास भी जाना पसंद नहीं करते, यानी आप उससे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हेटफुल। स्टिंगी वर्ड का आप लोगों को सबको मतलब पता है, एक स्टिंगी वर्ड का मतलब कंजूस भी होता है, छोटा भी होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगली, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, रिपल्स। अब आप लोगों के सामने एक मिस्टेक हो गई, ये स्पेलिंग मिस्टेक है भैया, रिपल्सिव आएगा, सीई की जगह वीई कर लेना आप लोग, है ना, सीई की जगह क्या कर लोगे आप लोग, वीई। तो रिपेलेंट, एक बार अब दोबारा अपन ऑप्शन पे चलते हैं, तो एक तो कौन सा वर्ड हुआ अपना, ये वाला जिसके अपन ने वर्ड पढ़े, रिपेलेंट पढ़ लिया, उसी के अंदर ऑप्शन में कौन सा आ गया, अगली आ गया, और उसी के अंदर ऑप्शन में कौन सा आ गया, रिपल्सिव आ गया। और तीनों का मीनिंग ही क्या था, कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग था, जो बहुत ज्यादा हेटफुल हो, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हो, गंदा सा हो, पास जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तीन तो वर्ड हो गए। चौथा वर्ड जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चार्मिंग। अब चार्मिंग वर्ड का मतलब आप सभी लोगों को पता है, अट्रैक्टिव होता है, जिसके पास हम लोग जाना पसंद करते हैं, बोलते हैं उसको चार्मिंग बोलते हैं ना। अब ये वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, विंसम। विंसम वर्ड का मतलब भी सेम मीनिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, अपीलिंग होता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करने वाला। इसको याद भी कर सकते हो, विन से आप लोग टेक्निक निकाल सकते हो, इसको याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, चार्मिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड। विंसम का सिनोनिम क्या होगा, सेकंड ऑप्शन चार्मिंग। और बाकी जो चार तीनों वर्ड है मैंने उनके भी मीनिंग बता दिया, आप लोग वो भी नोट कर लेना। मैं बार बार कहूंगा वोकेबलरी की जितनी भी जो वर्ड आते हैं उनको आप लोग नोट कर लिया करो, ग्रामेटिकल नोट मत करा करो, ये वोकेब के वर्ड आप लोग नोट कर लिया करो, ताकि आप लोग रिवाइज करते रहो। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो ये वर्ड बहुत अच्छा है भाई, ये एक बार मेरे को याद है सीडीएस के अंदर भी वर्ड पूछा हुआ है और बाकी एसएससी ने भी वर्ड पूछा हुआ है। अमोरस वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अमोरस। अब पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो मैं एक एक ऑप्शन बताता हूँ। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, डेटेस्ट। डेटेस्ट वर्ड का मतलब होता है हेट करना, किसी से क्या करना, नफरत। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो मैंने ऑफलाइन सबको पढ़े, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। ऑनलाइन नहीं कह सकता, ऑफलाइन मैंने सबको पढ़ाए हुए हैं वर्ड सारे क्लासेस में। यहाँ अपन लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेटेस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है, हेट। एंड द सेकंड वर्ड इज करेक्ट, ये आप लोग मेरे को लगता है हो जाएगा आप लोगों से आसानी से। करेक्ट का मतलब सही करना। एरोटिक अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। एंड द फोर्थ वर्ड इज क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट वर्ड का मतलब भी आप सभी लोगों को पता है, किसी को प्रोत्साहित करना, एप्रिशिएट करना, है ना, आगे बढ़ाना। अब मैं आप लोगों को, एक तो बचा कौन सा वर्ड, एमोरस, और एक कौन सा बचा, एरोटिक। इन दोनों के मीनिंग पढ़ेंगे पहले, फिर पता लगाएंगे कौन सा सिनोनिम है और कौन से का क्या मीनिंग है। अब आप लोगों के सामने एरोटिक वर्ड लिखा हुआ, और एरोटिक वर्ड का एक मीनिंग तो क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, डिजायरस, और दूसरा क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, पैसिनेट। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डिजायरस वर्ड का मतलब क्या था। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एरोटिक पर्सन, एरोटिक प्लेस। तो डिजायरस वर्ड का मतलब और पैसिनेट वर्ड का मतलब होता है, और एमोरस वर्ड का मतलब होता है किसी को फर्स्ट
टाइम कुछ करने के लिए या किसी काम को जिसे कहते हैं एक तरह से अपने आप में पैशनेट करने के लिए कि पेशेंस से अपन लोग ये काम को कर सकते हैं, किसी काम को करने के लिए करना, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, तो वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एमोरस, फर्स्ट टाइम डूअर, जिसे अपन लोग, मैं बार बार इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। तो एमोरस वर्ड का मतलब होता है किसी को पैशनेट करना, किसी को एरोटिक करना, मतलब एक तरह से तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आप लोगों का, एरोटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। और दूसरा वर्ड है आप लोगों के सामने डिजायरस, आप लोगों को डिजायर वर्ड पता होगा, उस डिजायर से वर्ड क्या बना है यहाँ पे, डिजायरस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोगों के सामने, एमोरस का सिनोनिम क्या होगा, एरोटिक। क्लियर है भाई। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये वोकैब आप लोग नोट करते रहना। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है, वो पूछ लिया आप लोगों से, क्या एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट वर्ड पूछा है, और वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अनप्रेजेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, और पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एक्सेप्शनल, एंड द सेकंड वर्ड इज बिज़ार, थर्ड वर्ड दिया हुआ आप लोगों के सामने फैंटास्टिक, और फोर्थ वर्ड दिया हुआ आप लोगों के सामने नोन। अब मैं आप लोगों को पहले एक एक वर्ड बताता हूं, फिर अपन लोग क्लियर करेंगे। पहले वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से क्या बना दिया इसने, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन वर्ड आप सभी लोगों को पता है, अपवाद होता है। बिज़ार वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बिज़ार वर्ड का मतलब हिंदी के अंदर होता है एकदम सरप्राइज करने वाला, जिसे कहते हैं ना अजीबोगरीब। फैंटास्टिक वर्ड आप लोगों को पता है, नोन वर्ड आप लोगों को पता है, बाकी अपन लोग देखते हैं। तो बिज़ार वर्ड का मतलब क्या, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ऑड, अजीब सा लगना, अवकवर्ड, सबको पता है। अब अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, नेवर डन और नॉन बिफोर, यानी जिसे ना तो हमने नेवर डन, ना तो किया और ना ही हम जानते हैं, नेवर डन और नॉन बिफोर। तो ये तो हुआ किसका मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब। अब पूछा क्या इससे अपन ने, एंटोनिम पूछा है, तो एंटोनिम फिर इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नॉन दिया हुआ है भाई ऑप्शन में, एंड द सेवंथ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एंटोनिम नॉन। बिज़ार वर्ड नोट कर लेना, एक्सेप्शनल नोट कर लेना, फैंटास्टिक नोट कर लेना, अनप्रेसिडेंटेड नोट कर लेना, और एंटोनिम क्या लग जाएगा, नॉन। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एंटीथेसिस। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो क्या लिखा हुआ है, एंटीथेसिस। अब किस वर्ड को पढ़ने से मेरे को पता चला कि एंटी दिया हुआ है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला वर्ड जो दिया हुआ है इसका, वो क्या दिया हुआ, ऑपोजिट। अब आप लोग थोड़ा सा अगर ऑप्शनल से भी काटने की कोशिश करोगे तो ऑपोजिट वर्ड आप लोगों को पता ही है, तो खुद एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव का ऑपोजिट नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिवर्स वर्ड भी अगर आप लोग कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करोगे तो वो भी कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव, तो भी आप ऑप्शन से काट सकते हो, वरना रुक जाओ एक बार। थर्ड वर्ड आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हार्मनी, एंड द फोर्थ वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। हार्मनी वर्ड का मतलब होता है यूनाइटी, जिसे कहते हैं, यूनिटी जिसे कहते हैं, टुगेदरनेस जिसे कहते हैं। तो अपन लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब लिखा हुआ है डिसएग्री, और हार्मनी वर्ड का मतलब क्या लिखा हुआ है, यूनिटी, टुगेदरनेस, एक साथ काम करना। क्लियर है। अब दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपोजिट पता है, रिवर्स आप लोगों को पता है, हार्मनी का मैंने बता दिया आप लोगों को, यूनिटी, टुगेदरनेस। और कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड का मतलब देखो डिसएग्री होता है। अब वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है किसी को मतलब यूनिटी नहीं होना, तो फिर ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, हार्मनी, यानी यूनिटी होना, टुगेदरनेस होना। क्लियर है। यहां तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं कितने, 8। आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है आप लोग अपना स्कोर नोट कर रहे होंगे कि हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने हमारे ठीक हुए, जो गलत हुए हैं उनको आप लोगों ने समझा होगा। देखते हैं नेक्स्ट। आज की जो ये पेपर है इसकी वोकैब थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ, इजी नहीं कह सकता, हार्ड मैं बोलूंगा नहीं, हार्ड, क्योंकि वोकैबुलरी अगर पढ़ी भी नहीं है तो वो कैसा भी वर्ड हो वो हार्ड हो जाता है, और पढ़ा हुआ है तो चाहे वो कितने लेवल का वर्ड हो वो इजी हो जाता है। तो हो सकता है शायद आप लोगों ने से कईयों ने नहीं पढ़ा हो, और जो भी ऑफलाइन वाले बैच के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको तो कह सकता हूँ कि उन लोगों को मैंने सारे वर्ड पढ़ाए हुए हैं, मतलब सिंगल वर्ड आप लोग नहीं कह सकते ये नहीं पढ़ाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, वो आ गया PQRS का। ध्यान से समझेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप, अब आगे लिखा हुआ है ऑफ। अब मुझे बताओ कोई भी सेंटेंस ऑफ से स्टार्ट हो सकता है क्या, कोई भी पैराग्राफ नहीं हो सकता, तो पी से कोई भी ऑप्शन एंड नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं कटा इससे। आगे देखते हैं वॉज द, इससे भी कभी भी सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, तो आर से कोई ऑप्शन खत्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। अब बचा कौन सा, या तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 3। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा आप लोग दिमाग और अप्रोच लगाने की कोशिश करो, तो दोनों में या तो आर से स्टार्ट होगा सेंटेंस, या किससे स्टार्ट
होगा पी से। अब मैं पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। पी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड डिसिसिव स्टेप। अब स्टेप क्या है, आप लोगों की नाउन आ गई, तो नाउन के बाद कॉन्क्विस्ट नहीं आ सकता भाई। नाउन के बाद कॉन्क्विस्ट खुद नाउन बन जाएगा तो ये तो आ नहीं सकता। अगर एडजेक्टिव बन जाएगा तो भी नहीं आएगा, ये तो पहले आएगा बाद में थोड़ी आएगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप और इन द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एटलांटिक ओशियन। चलो मैं इसको और एक तरीका बताता हूं आप लोगों को, मैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, मेरे को तो पता है ऑप्शन क्या लगेगा, लेकिन और किस हिसाब से आप लोग अप्रोच लगा सकते हो। देखो क्यू यहाँ पे या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से। अब मैं पेयर बनाता हूँ, इन दोनों ऑप्शनों को भी डेफिनेट काटने के लिए मैं पेयर बनाता हूँ। तो पेयर क्या बनेगा, वो बनेगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एटलांटिक ओशियन। अब ओशियन की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोप ओवरसीज वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एटलांटिक ओशियन। तो यानी मैं कह सकता हूं कि आर का पेयर क्या होगा, क्यू होगा। तो आर का पेयर क्यू होगा, तो वो आर और क्यू का पेयर फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन में, थर्ड, एंड द राइट एग्जांपल इज थर्ड। क्लियर है भाई, बात समझ आ गई। एक तो पेयर बना के, और वरना हम लोगों को पता है स्टेप के बाद क्या आएगा, इन द एक्सपेंशन। तो भी ऑप्शन नंबर कौन सा ही लगेगा, थर्ड ही लगेगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बार बार कहूंगा, इस PQRS पे तो ऐसी कमांड होनी चाहिए कि सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो। कोई बाय लक या बैड लक जैसे अपन बोले तो बात अलग है, बाकी इस पे कमांड ऐसी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने वो है एक्टिव एंड पैसिव का एग्जांपल। क्वेश्चन लिखा हुआ है आई विल कॉन्क्वेर इट। अब आप लोगों के सामने जो एग्जांपल है वो फ्यूचर का है। अभी तक अपन ने जितने भी पढ़े, चाहे वो दूसरे फॉर्मेट में पढ़े, लेकिन पास्ट टेंस पढ़ा। अब अपने सामने फ्यूचर आ गया, बदलना है किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इट वुड कॉन्क्वेर मी। अब मुझे बताओ, विल का वुड पैसिव वॉइस में तो चेंज होता ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ी कि विल का वुड बन जाएगा, तो पैसिव वॉइस में विल का विल ही रहता है। तो फर्स्ट एग्जांपल गलत था, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, कॉन्क्वर्ड इट विल बी बाय मी। ये भी गलत हो गया, कॉन्क्वर्ड से सेंटेंस चालू नहीं होगा, वर्ब से सेंटेंस चालू नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट विल बी कॉन्कर। अब जो बताओ, विल प्लस बी प्लस V1 आता है, वी थर्ड आता है, वी थर्ड आता है, तो ऑप्शन फोर्थ भी गया। राइट कौन सा एग्जांपल बचा, सेकंड। पढ़ के भी देख लो, इट विल बी कॉन्कर्ड बाय मी, विल का विल आ गया, पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो बी प्लस V3 आ गया, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल ही दिया, बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दिया या ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। तो ये एग्जांपल क्या बन जाएगा, इट विल बी कॉन्कर्ड बाय मी। मेरे को लगता है ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। डायरेक्ट पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है द टीचर सेड वाओ यू हैव डन वेल। अब मुझे बताओ, वाओ आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, मेरे को लगता है जो भी पेपर देने जा रहे हो वो अब तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, चाहे उन्होंने किसी भी वे में सिलेबस कंप्लीट किया हो, चाहे मेट से पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, लेकिन सिलेबस हो गया होगा। तो वाओ अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसका फर्स्ट फॉर्मेट ये होता है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड कभी भी रिपीट नहीं होते। मैं तो ऑप्शन काटता हूं डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड कट गया भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड थोड़ा पूरा नहीं आ पा रहा है, इसके अंदर लास्ट में वाओ लिखा हुआ है, तो ये है द टीचर अपलॉडेड हिम बाय सेइंग वाओ। तो वाओ रिपीट हो गया तो कट देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड भी मैं काट दूंगा क्योंकि वाओ दोबारा आ गया। अब ऑप्शन बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। मैं पढ़ता हूं, द टीचर अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, और ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है द टीचर अप्रिशिएटेड मी। आगे का एग्जांपल ही गायब है, आगे का ये कहां गया, यू हैव डन वेल को चेंज ही नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गया। बचा ही कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार और, टेंस कौन सा दिया हुआ है, यू हैव डन, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट के सारे टेंस किस में जाते हैं, पास्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हैड डन आ गया। तो यहां से भी बिल्कुल ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड भी दोबारा रिपीट नहीं हुआ, एक्सक्लेमेटरी का फॉर्मेट भी लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। भाई क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की 11 में से, मैं तो यही मान के चलता हूं कि 11 में से 11 सही हुए होंगे। वोकैबुलरी के अगर एक वर्ड या एक या दो क्वेश्चन में निकाल दूं तो लगभग आपके क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट हो रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने है, वो पूछा है आप लोगों से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछ लिया भाई आप लोगों से। ये मिस स्पेल्ड आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, और यहाँ पे आप लोगों से पूछा, वो किसका पूछा है, अकर की स्पेलिंग पूछी है। अब वो तो साथ में ENCE या ऐसी लगा रखा है, बाकी हम लोगों
को मेन स्पेलिंग किसकी आनी चाहिए, अकर की आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अकर की स्पेलिंग का एक फॉर्मेट, वैसे में मिस स्पेल्ड को भी याद कराने का बिल्कुल जुगाड़ है, जैसे अपन लोग और वोकेबलरी को बिल्कुल इजी, इससे इजी वे नहीं हो सकता, ये मेरा ओपन चैलेंज है। इससे इजी वे में आप 10-20 वर्ड याद हो सकता है कर लो, लेकिन जब बात आती है कि हम लोगों को कंप्लीट सिलेबस सेम पैटर्न पे, तो वो कोई फॉलो नहीं करवा सकता आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऑक्यूरेंस जो वर्ड होता है उसके अंदर सी कितनी बार आता है, डबल बार, और आर कितनी बार आता है, डबल बार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत, और ई एन एस सी नहीं होता, ई एन सी होता है, तो फर्स्ट भी गलत, ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत। क्यों, सी तो डबल बार है लेकिन आर डबल बार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, थर्ड। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को कोई समझाने वाली बात नहीं है जो मैं टाइम कंज्यूम करूंगा, ये वर्ड आप लोगों को स्पेल्ड याद होने चाहिए, बिल्कुल मेरे को ये उम्मीद है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों का क्लोज टेस्ट चालू हो चुका है, बिल्कुल ध्यान से हम लोग क्लोज टेस्ट को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन का नंबर हाईलाइट होगा वो क्वेश्चन पैसेज का सॉल्व करेंगे, तो क्लोज टेस्ट का सॉल्व करेंगे। पढ़ना चालू करते हैं। तो लिखा हुआ है द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर दैट इट कैन स्केर्सली बी लर्न बाय रूल। ऐसा नहीं है भाई, जो ये लिखी हुई है ये बात इसके अकॉर्डिंग ठीक होगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को आप रूल के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो, ऐसा है नहीं। चलो इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे नहीं जाते हैं, अपन ऑप्शन पे देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को करने की कोशिश की, तो सेंटेंस को पढ़ा तो मेरे को एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दिया, और वो कनेक्टर लिखा हुआ दिखाई दिया, क्या, दैट। कंजक्शन, कनेक्टर नहीं बोलूंगा मैं, कंजक्शन दिखा मेरे को दैट। तो अब मैं इसके पेयर ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो दैट के साथ एज कभी नहीं आता, दैट के साथ एट कभी नहीं आता, दैट के साथ टू कभी नहीं आता, दैट के साथ क्या आता है, सो। एंड द राइट ऑप्शन इज फोर्थ। तो ऑप्शन क्या होगा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर दैट इट कैन स्केर्सली बी लर्न बाय रूल। एंड कैन, अब 14 पे आ गए अपन लोग, एंड कैन डैश, आगे लिखा हुआ है बी मास्टर्ड बाय द स्टडी ऑफ सच इडियम्स एंड फ्रेजेस एज आर प्रोवाइडेड इन दिस बुक। अब आप लोगों को मैंने आज की क्लास के अंदर का जो पेपर का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, वहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि एडवर्बियल क्लोज आ गया है। अब मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने उस बात को ध्यान से सुना होगा, तो याद होनी चाहिए कि मैंने सेंटेंस को पढ़ते हुए कहा था कि यहाँ पे मेन क्लोज है, सब क्लोज है, और फिर कौन सा क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बताता हूं, ध्यान से सुनना। एडवर्बियल क्लोज कब आता है, तो कैन, देखो मॉडल का फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं पैसिव वॉइस में जाऊं तो मॉडल प्लस बी प्लस वी की वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इनके बीच में आ कौन सकता है, इनके बीच में केवल एक ही चीज आ सकती है, और वो आ सकता है एडवर्ब। ना एडजेक्टिव आ सकता, ना नाउन आ सकता, ना आर्टिकल आ सकता, केवल कौन आ सकता है, एडवर्ब। इसका रीजन क्या है, देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी मेरे को यहाँ एक्सप्लेन केवल क्वेश्चन करना है, पर मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। एडवर्ब ही क्यों आ सकता है, तो मुझे बताओ, एडवर्ब की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, बिफोर द वर्ब दैट इज एडवर्ब। वर्ब से पहले आने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बी मास्टर्ड, ये वर्ब ही तो है, तो वर्ब से पहले आ रहा है तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मॉडल प्लस बी थ्री के फॉर्मेट के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, एडवर्ब। अब मैं जाता हूं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, गुड। गुड इज एडजेक्टिव, गुड फिर होता है क्या, बेटर, फिर क्या होता है, बेस्ट। ऑप्शन नाइस, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत। ऑप्शन नंबर फोर्थ फाइन, ये भी एडजेक्टिव है, तो फोर्थ भी गलत। अब बचा कौन सा, बेस्ट। अब आप लोगों को जो बात में हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं हो, ध्यान से समझना। गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, बेस्ट। लेकिन ये बेस्ट एक क्या भी होता है, एडवर्ब। और हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव की डिग्री होती है तो किसकी भी डिग्री होती है, एडवर्ब की भी डिग्री होती है। मैं बेस्ट की एडवर्बियल डिग्री बताता हूं, तो पहला होता है वेल, कौन सी, कॉमन, जिसे अपन लोग बोलते हैं। फिर कंपैरेटिव होती है बेटर, एंड द सुपरलेटिव इज बेस्ट। तो बेस्ट एडजेक्टिव भी है और क्या भी है, एडवर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, सेकंड। भाई बात समझ आ गई। वो सेकंड जो एग्जांपल जो आज की क्लास का था या आज के पेपर का था, उसको आपने ध्यान से पढ़ के अगर यहाँ लिंक करोगे तो और समझ आएगा। बाकी मैंने पूरा फॉर्मेट यहाँ बता दिया है। बेस्ट की आपको मैंने एडवर्बियल डिग्री भी बता दी और एडजेक्टिव डिग्री बता दी। ध्यान से आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इसी सेम क्लोज टेस्ट का। तो 15 को अपन ने कहां तक भर लिया, वहां तक, यहां तक पढ़ लिया था, प्रोवाइडेड इन दिस बुक। But just as care must be taken to place every accent or stress
डैश द प्रॉपर स्लेबल। अब देखो ये स्लेबल वर्ड आप लोगों को लग रहा होगा ये गलत है, स्लेबल लिखा हुआ है ना, यहाँ सिलेबस आना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को स्लेबल क्या होता है। जैसे इंग्लिश को बोलने के अंदर अपन लोगों को एक एक साउंड के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, एक एक लेटर के ऊपर और एक एक अल्फाबेट के ऊपर हम लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो सिलेबल होता क्या है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने प्रॉपर, तो ये एक तो क्या बोला मैंने इसके अंदर प्रो और एक क्या बोला पर, दैट इज कॉल्ड स्लेबल। ये क्या होता है, स्लेबल होता है। तो अब जो एग्जांपल जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो ध्यान से बट से दोबारा पढ़ना चालू करूंगा मैं। लिखा हुआ है बट जस्ट एज केयर मस्ट बी टेकन, यहां तक क्लियर है। देखो मॉडल प्लस बी थ्री आ गई, टू प्लेस टू के बाद फाइनेटिव वर्ब आ गई, प्लेस आ गया, लेकिन ये एज ए नाउन की बात कर दी, वर्ब नहीं है। अच्छा ये टू प्लेस है, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, ये टू प्लेस एवरी एनसेट, ये टू प्लेस। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, रिप्लाई मत करना, केवल मन में सोच के रखना, और मेरे को उम्मीद है आप लोगों को सही पता चलेगा। ये टू के बाद जो प्लेस है ये वर्ब है या कुछ और है। कुछ और मैंने क्यों बोला है कुछ और, यानी आपके लिए सब ऑप्शन खुल रहे हैं। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है। आपको जो भी है ध्यान से सोच के रखना है ना, मेरे को उम्मीद है आप लोग सही सोचोगे। आगे लिखा है एवरी एसेंट और स्ट्रेस डैश द प्रॉपर स्लेबल इन द। तो अब आप लोगों को पता है किसी चीज के अंदर की बात कर रहा है, अंदर मतलब इन ऑप्शन डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई इतना एक्सप्लेन या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एवरी एसेंट और स्ट्रेस इन द प्रॉपर स्लेबल इन द। अब मैं 16 पे जाता हूं, तो 16 में जो डैश है, मैं ऑप्शन अभी 16 के, ये लो 16 के भी ऑप्शन आ गए आप लोगों के सामने। तो 16 को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 16 के डैश से पहले क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल। अब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, वहां पे चीख चीख के बोला था मैं आप लोगों को कि आर्टिकल जब भी लगता है तो वो किससे पहले लगता है, नाउन से पहले। यानी जो इस 16 नंबर के डैश में जो आएगा वो क्या आएगा, नाउन। अब प्रोनाउंस नाउन नहीं होता है, प्रोनाउंसेस भी नाउन नहीं होता है, प्रोनाउंस वर्ब है, और किसी भी ATION लगा के हम लोग क्या बना देते हैं, नाउन बना देते हैं। जैसे कलेक्शन, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाएगा हमारा, नाउन, और ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट। इसलिए मैंने नाउन आपको डीप पढ़ाया था कि कैसे एक एडजेक्टिव को नाउन में और नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। भाई मेरा मानना है आप लोगों को 16 एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्यों, क्योंकि द जो डैश है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स हमसे पूछा गया है, उससे पहले द आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल किससे पहले लगता है, नाउन से पहले। देखते हैं 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन है वो 17 का जो फिलर है वो हम लोगों से पूछा, तो यहां से पढ़ते हैं द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड इट कंटेन्स सो मस्ट द स्ट्रेस और एम्फेसिस बी पेस्ड ऑन द प्रॉपर वर्ड इन डैश सेंटेंस स्पोकन। यानी हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं उन सब में हम लोगों को प्रॉपर वर्ड का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस एम्फेसिस भी पेस्ड ऑन द प्रॉपर वर्ड इन डैश सेंटेंस स्पोकन। तो सारे वर्ड का, तो मेरे को लगता है आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो भाई, एवरी सेंटेंस स्पोकन, जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं उन सब में। अब मैंने आज आप लोगों को पहले भी ईच और एवरी का यूज बताया था, अब समझ आ गया होगा। मेरे को लगता है ये क्लोज टेस्ट पूरा फिनिश हो गया है अपना। 13 मैंने बताया, समझाया, 14 बताया, 15, 16 एंड 17। मेरे को उम्मीद है 5 क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट के हैं आप लोगों के सही हुए होंगे, ये भी मेरे को उम्मीद है। नहीं हुए होंगे, गलत हुए होंगे तो समझ जरूर आ गया होगा, ऐसा मैं मानते हुए आगे बढ़ता हूं और देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बी ईडियम एंड फ्रेजेस पूछी गई है भाई आप लोगों से। क्वेश्चन की हेड जरूर पढ़ लिया करो। तो ईडियम फ्रेज पूछी गई है आप लोगों से, और ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई बी इन द एयर। अब बी इन द एयर ईडियम का मीनिंग क्या होता है, तो बी इन द एयर वर्ड का मीनिंग होता है जो बिल्कुल, एक तो होती है सीक्रेट बात है ना, और एक होती है सबको पता है ये बात। बी इन द एयर, ये उसको भी पता है कल ऐसा होने वाला है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबके दिमाग में ये बात है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ये क्या थर्ड, एक ऑप्शन भाई मिस है, 3 ही ऑप्शन टाइप हुए हुए, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। वो होगा व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड, यानी वो आइडिया और इमोशन किसके माइंड में, सभी के माइंड में, उसी को क्या बोला जाता है अपन लोगों के, बी इन द एयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने ईडीएम ही दी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ट। कि चिल्ड्रन शुड बी सीन, चिल्ड्रन को केवल क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, एंड नॉट हर्ट, यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। इस ईडियम का जो मीनिंग होता है, उस ईडियम का मीनिंग होता है कि जो चिल्ड्रन है उनको केवल क्या बोलना चाहिए, बड़ों के सामने केवल बोलना नहीं चाहिए। जो चिल्ड्रन है उनको बड़ों के सामने क्या नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ईडियम का मीनिंग होता है
चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड का मीनिंग क्या होता है कि बच्चों को किसके सामने, बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड, चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स, की बड़ों के सामने बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। समझ आ गया। अब मैं मानता हूं हो सकता है आपको याद नहीं हो, तो मैं यहाँ आपको याद नहीं करा सकता, वरना ईडियम तो याद करना। मैंने शायद अप्रॉक्स ईडियम वोकेबलरी में ईडियम्स की सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड करी, आप जाके देखो कितनी इजी मेथड से अपन लोग याद कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और कि वोकेबलरी पढ़ाना क्यों बंद कर दिया, एक बहुत लोगों का क्वेश्चन है, डाउट भी है, सस्पेंस भी है, क्यों पढ़ाना बंद कर दिया, और भी चीजें तो पढ़ रहे। इसलिए क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो मैं नहीं चाहता, तो इसलिए वोकेबलरी मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ भाई। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो फिर मेरे को भी थोड़ा ऐसा ही रहता है, तो इसलिए मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता हूँ, मैं बार बार कहूंगा किसी फैमिली ग्रुप में मत भेज देना, नहीं, केवल जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता हो वहां तक भी अगर आप लोग शेयर कर देते हो बस मेरे लिए बहुत है, मेरे को और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो मेरे को भी इंकरेज मिलता रहता है, क्योंकि देखो इस टाइम जो पीरियड चल रहा है वो सबके लिए नेगेटिव थॉट का है, ये मेरे लिए और आपके लिए पर्सनली नहीं है, ये सबके लिए। तो इस टाइम में कैसे आप लोग पॉजिटिव रह सकते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको पढ़ा के आप लोगों का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट रखूं कि आप लोग कुछ और नहीं सोचो कि पेपर कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, हमारी जॉब आएगी या नहीं आएगी। आप लोग वहां फंस के नहीं रहो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। तो ऐसे ही मेरे को भी थोड़ा थोड़ा इंकरेज मिलता रहे, तो मैं भी कहीं और दिमाग मेरा डाइवर्ट नहीं हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा, कोई स्टूडेंट हो, ऐसा कोई फ्रेंड हो कहीं और पढ़ रहा हो तो शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीच बीच में जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के सामने वन वर्ड का। अब वन वर्ड से पहले वन वर्ड भी हम लोग देखेंगे और ये चारों वर्ड भी हम लोग सीखेंगे, है ना। तो ध्यान से आप लोग एक एक वर्ड पढ़े, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, यानी किसी को इंस्ट्रक्ट करना, आदेश देना, और इम्प्रूव करना कैसे, या तो मॉरली या फिर कैसे इंटेलेक्चुअली। मॉरली यानी सबको पता है आप लोगों को, यानी मॉरली को मैं हिंदी में बोलूं तो नैतिक, शायद नहीं, ये मॉरली हिंदी के अंदर नैतिक नहीं होगा, आप लोग ध्यान समझ गए होंगे। अब अपन ऑप्शन एक एक वर्ड का मीनिंग पता करते हैं। फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, हुडविंक। नहीं, पहले चलो यहां से पढ़ लेते हैं अपन लोग। तो पहले अपन लोगों के सामने वर्ड क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एडिफाई। अब एडिफाई वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, टीच करना। क्या करना, कोच। आप लोगों को सबको पता है कोच होता है मैच में, वो टीम प्लेयर्स को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट ही तो करता है, और मॉरली भी करता है भाई, उन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँ, अभी आप लोगों को पता होता हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए थे, 2-4-5 दिन पहले अभी ले जाके आए। तो वहां वो क्यों गए थे, जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको क्या करने के लिए, कोच करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उनका मॉरली उनको गाइड करने के लिए। और एक और क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्ट। एक वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने हुडविंक। अब इसका मीनिंग नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हुडविंक वर्ड जो है वो आप लोग ढूंढोगे, बहुत इजी वर्ड है। मैंने देखो, अब आपने देखा हो तो इतने वर्ड पढ़ लिए, मैंने कोई भी वर्ड नहीं बोला कि आप लोग बताओ। ये हुडविंक मैंने इसलिए छोड़ा है कि ताकि आप लोग भी थोड़ा सा तो एफर्ट करो भाई, है ना। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने बिगवेल। अब इस बिगवेल वर्ड का मतलब जो होता है, मैं इसको थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर कि कोई लेडीज होती है, कोई जिसे अपन लोग बहरूपिया, चलो मैं एक और वर्ड यूज कर लेता हूं, कि कोई लेडीज के रूप में आके वो और लोगों को फिर बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। उसी को ही बोला जाता है, और उसी का सिनोनिम क्या बोलता है, कैप्टिवेट। किसी को अट्रैक्ट करना, छलावा करना उसके साथ, कैप्टिवेट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में काफी बार मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एल्यूड। एल्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या देना, हिंट देना, या क्या करना, सजेस्ट। अब देखो सजेस्ट और कोच में फर्क है। सजेस्ट जैसे मैं आप लोगों को कर सकता हूं, भाई पढ़ लो ये बुक, आप लोगों के लिए सजेशन, आप इस बुक से पढ़ लो। कोच का मतलब इंस्ट्रक्ट, आपको यही पढ़ना है या इसी टाइप में पढ़ना है। तो अब अपन लोगों का जो वन वर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोगों को पता चल गया होगा, और वो ऑप्शन होगा कौन सा, भाई आप लोगों को भी रिप्लाई करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ, ऑप्शन नंबर 85। फोर्थ होगा 85 वर्ड, इंस्ट्रक्ट और इंप्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली। क्वेश्चन हो गए हमारे कितने, 20। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को यहां तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाए होंगे, सही भी किए होंगे, तो गलत किए होंगे तो उनको समझ भी लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है वो अपन लोगों के सामने फिर से एक वन वर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है करेक्टराइज बाय बिटरनेस और रीसेंटमेंट, है ना। अब चार ऑप्शन लिखे हुए। पहला क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, पाइटी। दूसरा लिखा हुआ है एमिटी एंड द थर्ड इज रेनकोराउस और फोर्थ क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, फिडिलिटी। अब पहले मैं आप लोगों को जो वर्ड है वो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझना। एक वर्ड आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है फिडिलिटी। फिडिलिटी वर्ड का मतलब होता है एकदम फ्रेंडली, क्लोजनेस जिसे कहते हैं ना। अब बाकी के वर्ड अपन लोग देखते हैं। पहला वर्ड आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, वो लिखा हुआ पाइटी पढ़ लो, पीटी पढ़ लो। मीनिंग देखते हैं अपन लोग, है ना। पाइटी वर्ड है। मीनिंग क्या लिखा हुआ है इसका आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ये पाइशस से वर्ड बना हुआ है भाई। ये जो पाइटी वर्ड है ना, ये पाइशस से वर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिवोट। मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, एक डिवोट, एक डिवोटी, और उसी से वर्ड क्या बना दिया, डिवोशन। इसका मतलब होता है अंध भक्ति, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा। देखो, जिसे मैं एक तरह से भी बोल सकता हूँ फ्रेंडली होना, क्लोजनेस होना, एकदम ट्रस्टी होना। वही वर्ड आप लोगों का क्या होता है, एमिटी, फ्रेंडली। और तीसरा फोर्थ एंड फिडेलिटी वर्ड का मतलब भी क्या होता है, क्लोजनेस। तो यानी मैं कह सकता हूँ ये तीनों वर्ड तो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या हुए, एक दूसरे के सिनोनिम हुए। कौन कौन से, पाइटी और कौन सा, एमिटी और कौन सा, फिडेलिटी। तो फिर तीसरा नंबर का जो वर्ड है वो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, रेनकाउट्स। और इस जो रेनकॉर्स वर्ड का मतलब होता है वो होता है किसी के ऊपर क्या करना, बिटरनेस, अपना चिड़चिड़ापन दिखाना, किसी को करेक्टराइज करना। तो इस वन वर्ड का जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो कौन सा होगा, थर्ड। भाई समझ आ रहा है। ये वोकेबलरी मैं भी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं इनको याद कराने में ज्यादा ट्रस्ट रखता हूँ कि वोकेब को अपन कोई एक्सप्लेन थ्योरी नहीं करनी चाहिए, इनको याद हो जाए वही। क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, आप लोगों को एग्जाम करेक्ट करना है। लेकिन यहाँ अपन पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ भैया ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो आ चुका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ध्यान से अपन लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है दैट गेम वर इंटरप्टेड। भूल जाओ आगे का क्वेश्चन, मैं तो यहीं से क्वेश्चन पे अप्रोच लगाना चालू करूंगा। दैट गेम, अब मुझे बताओ दैट गेम के बाद कभी भी प्लूरल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो आर गया, प्लूरल है, प्लूरल है और नो इंप्रूवमेंट भी गया, क्योंकि प्लूरल नहीं आ सकता तो गलत भी है तो इंप्रूवमेंट होगा। अब बच्चे कौन से दो, या तो वॉज इंटरप्ट या फिर वॉज इंटरप्टेड। अब मुझे बताओ वॉज के बाद कभी V1 आ सकती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत, बचा ही कौन सा ऑप्शन, थर्ड। और राइट भी कौन सा है, थर्ड। ये लो हो गया। दैट गेम वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन्स, इट रिज्यूम्ड एन आवर आफ्टर व्हेन द रेन्स स्टॉप। हो जाएगा भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द कोर्स, एक सेकेंड, द कोर्स हैज बीन a success with more than 1,000 students joining it। यही लिखा हुआ है। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। एक तो क्या लिखा हुआ है, हैव बीन। तो द कोर्स तो सिंगुलर है भाई, तो हैव बीन का तो चांस ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट काट दूं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इज बीन। थर्ड लिखा हुआ है वॉज बीन। दोनों ही कैसे हैं, सिंगुलर है। अब मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, लिखा हुआ है द कोर्स हैज बीन ए सक्सेस विद मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इट। अब मुझे बताओ, आप लोगों को लग रहा होगा ये हैज बीन यानी पैसिव वॉइस बन गया। मुझे कहाँ पैसिव वॉइस बन गया, अगर ये पैसिव वॉइस बना होता तो इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती, जो हमको कहीं नहीं दिख रही है थर्ड फॉर्म इसकी। तो इसका मतलब इज बीन होने की कोई चांसेस ही नहीं है। अरे द कोर्स हैज बीन ए सक्सेस विद मोर देन 1,000 स्टूडेंट ज्वाइनिंग इट, यानी हो चुका है सक्सेस। तो पास प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, सिंगुलर भी है, टेंस बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा, नो इंप्रूवमेंट। कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोबारा आप लोगों के सामने एक PQRS का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से अपन लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ इफ ए कंट्री वांट्स टू। अब मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन काटूंगा, टू के बाद कभी टू नहीं आ सकता, टू। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कट गया, कट गया। और काटता हूं तो सी के एंड में क्या लिखा हुआ है, इट हैज, इससे एंड नहीं हो सकता, तो सी एंड में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी कट गया। और काटने की कोशिश करता हूं तो ए दा से कभी भी एंड नहीं हो सकता, तो ए से भी एंड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट गया। ये लो, बचा ही कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये तो हो गया अपने डायरेक्ट एग्जाम। यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ के देख लेते हैं। इफ ए कंट्री वांट्स टू, उसके बाद क्या दे रखा है, सी प्रूव्स, प्रूव इट इज ए बिजनेस फ्रेंडली, इट हैज
उसके बाद हैज टू लिसन टू द वर्ल्ड बैंक द कस्टोडियन ऑफ बिग बिजनेस। भाई समझ आ गया, ये पढ़ने की वैसे नीड नहीं थी बट मैंने पढ़ के बता दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगेगा? सेकंड। पता चल गया मैंने तीन ऑप्शन कैसे काटे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को। बिल्कुल, देखते हैं आज के पेपर का लास्ट एग्जांपल 25 नंबर का क्वेश्चन। वो आप लोगों से मिस स्वेल्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ और स्पेलिंग किसकी पूछी हुई आप लोगों से? इम्पेंट्रेबल। इम्पेंट्रेबल वर्ड का मतलब होता है, पहले तो मैं बता दूं, पेंट्रेट से ये वर्ड बना हुआ है। तो पेंट्रेट वर्ड का मतलब होता है एक्सेस, कॉम्प्रिहेंशन, जिसे कहते हैं पहुंच में, समझ में। तो इम्पेंट्रेबल वर्ड का मतलब क्या होगा? पहुंच से बाहर, समझ से बाहर। अब आई एम अगर नेगेटिव लगता है तो सिंगल एम लगता है, तो ये तो पहला तो गया, सिंगल एम लगता है तो फोर्थ भी गए। अब बचे कौन से? सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे भी आई एम, देखो थोड़ा सा समझ भी लो, यहाँ पे भी आई एम दिया हुआ है, यहाँ पे भी। अब बात ये आती है कि पेंट्रेबल में ई से स्टार्ट होता है या ए से, तो ध्यान रखना ई से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड। गलत कौन सा होगा? थर्ड। तो 25 क्वेश्चन के अंदर इम्पेंट्रेबल की जो राइट स्पेलिंग होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सेकंड, IMPENETRABLE। समझ आ गया? तो दोस्तों आज अपन लोगों ने 12th मार्च शिफ्ट सेकंड का पूरा पेपर 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। सिंगल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा, एक वर्ड जरूर, वो भी ऑप्शन का था, वो क्वेश्चन नहीं था कि आप लोग ढूंढना कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ढूंढना क्या, याद होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन काफी ज्यादा अटेम्प्ट में से राइट हुए होंगे, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत करता है कि आप लोग जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से राइट अप्रोच होनी चाहिए। चाहे आप लोग 20 अटेम्प्ट करो लेकिन वो 20 राइट है तो ठीक है, कल को आप 25 अटेम्प्ट कर दिए और आपके 15 ही राइट है, 10 गलत है, तो वो कोई काम का नहीं है आपके लिए, है ना। तो इससे अच्छा जितने अटेम्प्ट हो वो राइट अटेम्प्ट हो, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो, ज्यादा से ज्यादा राइट हो, यही आप लोगों की कोशिश रहनी चाहिए, यही मेरी कोशिश है। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे जो अपन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं सीजीएल के भी करवाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों के सॉल्व करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट ही हो। सीएचएसएल ज्यादा इसलिए क्योंकि अभी सीएचएसएल का पेपर है, तो उस पैटर्न के अपन लोग पैटर्न क्वेश्चन सेम आते हैं एक बार और, फिर भी इसलिए अपन लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो सेशन तो आप लोग शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई जरूरी वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ें जरूर, शेयर मेरे से शेयर जरूर करें, कहीं और के लिए मैं बार बार नहीं बोल रहा कि हम लोगों के इतने ठीक हुए, इतने हम लोगों ने छोड़े, इतने हमारे गलत हो गए, या हमारे को कोई डाउट है बिल्कुल आप लोग पूछिए, कोई और डाउट हो तो वो पूछिए। तो बाकी दोस्तों अपन लोग मिलेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, समझ आया होगा। बाकी का मिलते हैं अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर? नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।